हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 13 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। साथ ही साथ दोस्तों हमने पुराने दिनों के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को भी लिंक करके आपका रिविजन भी कराया हुआ है। तो वीडियो आपको ध्यान से देखना है और वीडियो देखने के बाद आप इसकी क्विज भी सॉल्व कर सकते हो। क्विज मिलेगी आपको MZT ऐप पर। बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे कि मैं रोज पूछा करता हूँ। पहला था, मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान कितना बताया है? तो मूडीज ने 2.5% बताया था। अगला, होम्योपैथी के जनक कौन है? तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन थे होम्योपैथी के जनक। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया था, उन टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितनी रहने का अनुमान लगाया है? दोस्तों अभी तक हम लोगों ने मूडीज, ADB और UN की रिपोर्ट जानी। अब हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत की GDP ग्रोथ रेट 2.8% तक गिर सकती है चालू वित्तीय वर्ष के लिए, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है, अब 2.8% क्यों हो सकती है, इसके पीछे का रीज़न क्या बताया है वर्ल्ड बैंक ने? तो इसके पीछे का रीज़न बताया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ही नीचे जा रही थी, डूब रही थी, बहुत ही सुस्ती का दौर चल रहा था इंडियन इकोनॉमी में, और ऊपर से कोरोना वायरस से कहर, कोरोना वायरस से तो पूरी दुनिया ही जूझ रही है। तो 2.8% तक हो सकती है 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ रेट। अच्छा, अगला फाइनेंशियल ईयर जो होगा यानी 2021-22 का, उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया है कि वो 5% तक हो सकती है। ठीक है, उसमें थोड़ी सी राहत दी है। चलिए अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फिर से। 2.5% सबसे कम अभी तक बताया है मूडीज़ ने, ठीक है, अपना अनुमान इंडिया की GDP ग्रोथ रेट का। 2.8% उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने बताया। 4% दोस्तों बताया है ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, और 4.8% बताया है UN ने, यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र ने। तो ये तो चारों हो गए इंडिया की GDP ग्रोथ रेट के अनुमान। GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी एक वित्तीय वर्ष में, किसी एक फाइनेंशियल ईयर में किसी देश द्वारा जितने भी वस्तुओं का, जितने भी प्रोडक्ट का और जितने भी सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, उसे कहते हैं उस कंट्री की GDP। ठीक है, तो वो प्रतिवर्ष कितनी दर से बढ़ रही है, इसी को कहा जाता है GDP ग्रोथ रेट। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा जानिए। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई और इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मलपासी। ये US के हैं, यानी अमेरिका के ही हैं। वाशिंगटन DC में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने प्रयासों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने एक युक्ति नाम का पोर्टल लॉन्च किया है। युक्ति, YUKTI। ठीक है, अब ये युक्ति का मतलब क्या होता है? तो ये युक्ति का मतलब होता है दोस्तों, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, तो ये है युक्ति का फुल फॉर्म, जिसे लॉन्च किया मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसे क्यों लॉन्च किया है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि और भी ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, सबके अलग अलग पर्पज़ हैं। ठीक है, तो युक्ति नाम का जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये दोस्तों जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय कार्य कर रहा है, जो प्रयास कर रहा है कोविड-19 को दूर भगाने के लिए, निपटने के लिए इससे, तो उन प्रयासों की निगरानी करने के लिए और उनके रिकॉर्ड रखने के लिए ये लॉन्च किया गया है। क्लियर? अभी आपको याद हो, कुछ ही दिन पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दोस्तों भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया था, और उसके कुछ दिन पहले समाधान चैलेंज लॉन्च किया था, और उसके कुछ दिन पहले एक बार न्यूज़ आई थी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजी लॉकर को एक नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी घोषित कर दिया है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको मानव संसाधन विकास मंत्रालय से याद रखने हैं। इसके मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक जी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, भारत ने कितने देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट देने की सप्लाई करने की घोषणा की? तो दोस्तों भारत 13 देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट की सप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब ये 13 देश कौन कौन से हैं पहले हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद और डिटेल में जानेंगे। ये 13 देश हैं दोस्तों, अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, ब्राज़ील, बहरीन, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सेशल्स, मॉरिशस और डोमिनिकन गणराज्य। ठीक है, तो ये हैं 13 देश, इनको भारत सप्लाई किया है। ठीक है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की दवा। अब देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था इसके बारे में क्लियर कट कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दवा है ये मलेरिया की दवा है। ठीक है, लेकिन कुछ हद तक
कुछ ही हद तक, अभी प्रॉपर तरीके से नहीं कहा जा सकता है, ना ही सभी रिसर्चर ने ये दावा किया है कि ये कोविड-19 का इलाज इससे हो सकता है। बस ये है कि कुछ हद तक संक्रमित होने से इससे बचा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे में जब कोई वैक्सीन नहीं अभी तक आई हुई है, कोई खोज नहीं हुई है, तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ही सब लोग डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो भारत है, इसने दोस्तों कुछ देशों को तो इससे दान के रूप में दिया है, कुछ देशों की को सहायता के रूप में दिया है, कुछ गरीब देशों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे कि नेपाल, भूटान, मालदीव, इन सब देशों को भारत फ्री में दिया है। और कुछ देशों को इंडिया ने उनसे इसके लिए बिजनेस किया है, यानी कि बाकियों को ये सप्लाई कर रहा है तो बदले में पैसे भी ले रहा है इंडिया, ठीक है, जैसे अमेरिका, ब्राज़ील, ब्रिटेन वगैरह हो गए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है कि भारत कुछ देशों को इसे फ्री में भी दे रहा है। तो इस वजह से पूरा इंटरनेशनली भारत की बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो रही है, बहुत ज़्यादा तारीफ भी हो रही है, क्योंकि भारत कुछ ऐसे देश जो सक्षम नहीं हैं उनको फ्री में दे रहा है, और कुछ देश जिनको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको समय पर ये काम आ रहा है। तो इस वजह से इंटरनेशनली या कहें ग्लोबली इंडिया की और प्रधानमंत्री मोदी जी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो रही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने नाडी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? दोस्तों अभी हाल ही में नाडी नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है पुडुचेरी ने। किसने? पुडुचेरी ने। ये केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है, और इसने अभी हाल ही में कोविड-19 के मरीजों की ट्रैकिंग करने के लिए, ट्रेसिंग करने के लिए और साथ ही साथ में संक्रमण को रोकने के लिए, अपने यूनियन टेरिटरी में संक्रमण को रोकने के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है। तो पुडुचेरी के जो सीएम हैं वी नारायण स्वामी जी, उन्होंने ही इसे लॉन्च किया है, ठीक है। अब पुडुचेरी आया है तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पुडुचेरी के सीएम वी नारायण स्वामी जी हैं। इसकी लेफ्टिनेंट गवर्नर है किरण बेदी जी। किरण बेदी का नाम जब भी आए आपको याद हो जाना चाहिए, भारत की पहली महिला आईपीएस, ठीक है। पुडुचेरी में दोस्तों 4 ज़िले होते हैं और 4 ज़िलों से मिल करके, 4 डिस्ट्रिक्ट से मिल करके बना है पुडुचेरी, ओके, मैप में जैसा कि आपको दिख रहा है। अब ये तो है मोबाइल एप्लीकेशन, और मैंने आपसे वादा किया था कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी मोबाइल एप्लीकेशन हैं उनकी एक अलग से सेपरेट वीडियो आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले कोरोना वायरस वाली जो सीरीज़ चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। कोरोना वायरस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सभी के लिए सेपरेट वीडियो जो मैं देता आ रहा हूँ वो आगे तक चलेंगी, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी वीडियो आएगा। कोविड-19 का पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए चैनल पर देख लीजिए। अगला पार्ट जल्द ही आएगा, तो इसलिए सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए चैनल को। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मनाया गया दोस्तों 12 अप्रैल को। ये 12 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे का कारण ये है दोस्तों कि 12 अप्रैल 1961 को 1961 में पहली बार मनुष्यों ने अंतरिक्ष की उड़ान भरी थी। तो यानी हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की याद में ये मनाया जाता है, जो कि 12 अप्रैल 1961 को हुई थी, ठीक है। तो हम इसे मानव के अंतरिक्ष युग की शुरुआत भी कह सकते हैं। तो इसकी याद में 12 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। अब अप्रैल मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और उनके थीम आई हैं, आपको जो भी याद हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। अभी कल भी मैंने आपका रिवीजन कराया हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, कोविड-19 महामारी के कारण रोजर्स कप टेनिस टूर्नामेंट कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो देखिए फिर एक टर्म आ गया स्थगित, यानी पोस्टपोन। तो दोस्तों रोजर्स कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। ये इस साल यानी 2020 में ही अगस्त में होना था, 7 अगस्त से 16 अगस्त के बीच होना था, लेकिन अब ये फिलहाल के लिए 1 वर्ष के लिए टाल दिया गया है, ठीक है। लेकिन डेट अभी फिक्स नहीं हुई है। अब इसे किसके द्वारा स्थगित किया गया है यानी पोस्टपोन किया गया है? तो इसे दोस्तों WTA के द्वारा यानी वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन के द्वारा टाला गया है, स्थगित किया गया है, पोस्टपोन किया गया है, ओके। अब कुछ और भी जो खेल पोस्टपोन हुए हैं उनको भी हम लोग जान लेते हैं। अभी ओलंपिक जो होना था, टोक्यो ओलंपिक 2020, वो फिलहाल के लिए 1 वर्ष के लिए टाल दिया गया है। लेकिन अभी जो ओलंपिक काउंसिल है दोस्तों, उसने घोषणा की है कि अभी भी निश्चित नहीं है कि 2021 में ओलंपिक हो ही जाएगा, ये आगे भी शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि अभी आप लोग जान रहे हैं कोविड-19 महामारी का कोई इलाज तो आया नहीं है, तो हो सकता है इससे भी आगे बढ़ जाए, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों जब ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक 2021 में होना था तो उस टाइम पर जो वर्ल्ड एथलेटिक्स लगा हुआ था उसे आगे शिफ्ट किया गया, तो वर्ल्ड एथलेटिक्स 2022 में होगा, ठीक है। फ्रेंच ओपन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये पोस्टपोन किया गया है, स्थगित किया गया है, जबकि विंबलडन ओपन जो है ये टेनिस टूर्नामेंट जो है वो इस बार कैंसिल कर दिया गया है, यानी इस बार अब विंबलडन ओपन नहीं होगा, ओके। लेकिन फ्रेंच ओपन होगा, उसे पोस्टपोन किया गया है।
तो ये जो दो टर्म है इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, छोटा सा डिफरेंट है लेकिन ये क्वेश्चन बदल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में क्राकाटोआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये कहाँ पर स्थित है? तो क्राकाटोआ ज्वालामुखी दोस्तों ये है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में सुमात्रा और जावा द्वीप के बीच में सुंडा के पास ये स्थित है। क्राकाटोआ ज्वालामुखी वोल्केनो है। तो इसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और काफ़ी तीव्र विस्फोट हुआ है। इसका कुछ डाटा मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि इसकी राख जो है दोस्तों वो 500 मीटर तक फैली गई है। राख यानी लावा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, जो ज्वालामुखी से निकलने वाला जो पदार्थ होता है उसे लावा कहते हैं। ठीक है, इसके धुआं की बात की जाए तो इसका धुआं जो था वो 15 किलोमीटर ऊपर तक गया था और इसकी जो गूंज है यानी विस्फोट हुआ तो जो आवाज़ आई वो 150 किलोमीटर दूर जो जकार्ता है जो कि इंडोनेशिया की अभी राजधानी है वहाँ तक सुनाई दी थी, 150 किलोमीटर दूर तक। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा विस्फोट हुआ है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों जब इसमें बड़ा विस्फोट हुआ था तो वो हुआ था 1883 में, 1883 में, और तब जब ये विस्फोट हुआ था तब उसमें 36,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। 36,000 से ज़्यादा लोग मर गए थे इस विस्फोट से। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि इंडोनेशिया में है क्राकाटोआ ज्वालामुखी पर्वत और इसकी टोटल ऊंचाई है 110 मीटर की, इस ज्वालामुखी पर्वत की। क्लियर? इंडोनेशिया आया है तो मैप में देख लीजिए, ये रहा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता अभी है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है, अनाउंसमेंट हो चुका है कि पूर्वी कलिमंतन द्वीप पर किया जा सकता है क्योंकि जकार्ता लगातार डूब रहा है। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो जी और यहाँ की करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कोबे ब्रांड की पुस्तक वाई जेनार्ड सीरीज का विमोचन हुआ, वो भी कोबे ब्रांड की मरणोपरांत। तो ये कोबे ब्रांड थे कौन? तो कोबे ब्रांड दोस्तों बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे और ये अमेरिका के महान बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे, बहुत ही फेमस ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे। और अभी ये चर्चे में इसलिए आए थे क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके साथ साथ इनकी बेटी गियाना भी थी और भी 9 लोग थे टोटल। तो टोटल 9 लोगों की मौत हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी आए थे अभी पिछले दिनों। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ये पुस्तक लिख रहे थे द वाई जेनार्ड सीरीज, तो इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये मरने से पहले पुस्तक लिखे थे और अब इनको मरणोपरांत इस बुक को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की जो अभी पिछले दिनों में आए हैं चर्चे में इस मंथ में। दोस्तों अभी मैरी जार्डन ने एक बुक लिखी द आर्ट ऑफ हर डील। ये द आर्ट ऑफ हर डील जो बुक है ये मेलानिया ट्रम्प के ऊपर है। और एक बुक आई थी अभी चर्चे में हाउ कंटेजियन वर्क्स नाम की, उस बुक को लिखा था पाउलो गियार्डोनो ने, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, किस रेलवे जोन ने मोबाइल डॉक्टर बूथ चरक लॉन्च किया? तो इसे चरक या चरक कहिए, इसे लॉन्च किया है दोस्तों पश्चिम मध्य रेलवे ने, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ने लॉन्च किया है। ठीक है, मोबाइल डॉक्टर बूथ चरक नाम का। ये क्या है? तो ये बेसिकली दोस्तों डॉक्टर, नर्सेज और जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं उनमें कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, कैसे वर्क करेगा ये? तो इमेज देख लीजिए आप लोग। इसके थ्रू डॉक्टर्स जो होंगे वो बिना फिजिकली टच के, बिना किसी फिजिकल टच के मरीजों का एग्जामिन कर पाएंगे। तो इस वजह से इसे लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? पश्चिम मध्य रेलवे ने। पश्चिम मध्य रेलवे आया है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इसे याद रखिएगा, जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान अंशकालिक अध्यक्ष के कार्यकाल को कितने वर्ष बढ़ाने को मंजूरी मिली है? तो अभी हाल में बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान जो अंशकालिक अध्यक्ष हैं यानी पार्ट टाइम जो अध्यक्ष हैं उनके कार्यकाल को 2 वर्षों के लिए एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है। किसके द्वारा? ACC के द्वारा, यानी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट यानी कैबिनेट की नियुक्ति जो समिति होती है उसने घोषणा की है कि जितने लोग अभी 11 अप्रैल को जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था उन सभी के सदस्यों का कार्यकाल 2-2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, उनमें ये भी शामिल हैं बैंक बोर्ड के ब्यूरो के वर्तमान अंशकालिक अध्यक्ष जो कि पार्ट टाइम अध्यक्ष हैं। ठीक है, भानु प्रताप शर्मा जी, तो इनका भी कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और आज आ रही है दोस्तों बैंक्स पर एक और वीडियो 12 सरकारी बैंकों की। आपको पता होगा 10 बड़े बैंकों का विलय हुआ, उसके बाद इंडिया में टोटल 12 पब्लिक सेक्टर के बैंक बचे हैं। तो वो कौन कौन से बचे हैं उनके बारे में पूरा डिटेल जानकारी वाली वीडियो आ जा रही है शाम को, उसको देखना मत भूलिएगा। आप लोग की डिमांड पर वो वीडियो आ रही है और भी वीडियो जो आप लोग सजेस्ट किए हो उसकी लिस्ट में बनाया हुआ हूँ, धीरे धीरे करके सभी वीडियो जाएगी।
आपके पास अगर कोई सजेशन हुआ करे वीडियो का कि कौन सी वीडियो अगली आनी चाहिए, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करो। और कोशिश पहले ये कर लिया करो कि जिस टॉपिक पर आप वीडियो बोलने वाले हो हमारे एप्लीकेशन पर MGT ऐप पर जा करके उसे एक बार सर्च कर लिया करो। वॉइस सर्च का ऑप्शन है, एक बार आपको बोलना है। अगर आप वॉइस सर्च करोगे तो 90% चांसेस है उस पर वो वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि अब मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। तो आप लोग वो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। अगर नहीं मिलती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि किस पर वीडियो आपको चाहिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, वर्ष 1904 में फीफा की स्थापना हुई थी, आप सभी को पता है। तो ये स्थापना हुई कहाँ थी, ये आपको बताना है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोनों के बारे में आपको जितनी भी डिटेल में नॉलेज हो आप लोग लिखिएगा ज़रूर। डिटेल में कमेंट करने से होता ये है कि आपको याद रहते हैं क्वेश्चन, तो आप लोग डिटेल में लिखने से मत कतराया कीजिए। अब बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं गुरुदेव यादव, रविशंकर, मनु पांडे, श्यामशेर कुमार, साबिर आलम, चांद बाबू, दीपिका उइके, ज्योति पचौरी, शुभम कुमार, विक्की राज, डोनाल्ड ट्रंप। आप अपना नाम बदल लीजिए वरना कल से मैं नाम नहीं लूँगा, डोनाल्ड ट्रंप जी, गुड्डू कुमार, अवंतिका सिंह, नरेंद्र मीना, मिथुन कुमार। इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है। आप लोग दोस्तों अब इसकी क्विज भी जाकर सॉल्व कर लो। क्विज सॉल्व करके आप अपनी रैंक भी देख सकते हो। और ऑडियो रिवीजन अब से डेली आने लगा है, तो आप लोग ऑडियो रिवीजन इवनिंग में 5 मिनट में कर सकते हो डेली करंट अफेयर की। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।